अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे मिलर और डॉलर की थ्योरी, उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे अब। इसमें उन्होंने लिखा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी हाउ एन इन्फेंट रीचेज पुबर्टी। दे हैव एक्सप्लेन्ड इट कि कैसे एक इंसान जो है बलोगत तक पहुंचता है। उन्होंने इनेट इक्विपमेंट का जिक्र किया है। एक जब बच्चा दुनिया में आता है तो चाइल्ड हैज़ वेरी फ्यू टेक्निक्स एट इट डिस्पोजल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी अपने आप को कैसे इजहार कर सकता है। ठीक है, उस पर स्पेसिफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे एक बच्चे की फेस के ऊपर हम हाथ ऐसे ऐसे करके लड़ाई तो फ़ौरन से वो आंखें बंद करेगा। आप फिंगर उसके हाथ में लेके जाएँ तो वो हाथ ऐसे कर लेगा। ठीक है, और रिफ्लेक्सेस होते हैं ये जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप फीडर उसके मुंह के पास लेके जाएंगे वो फ़ौरन उसको सक करना शुरू कर देगा। ठीक है, सेकेंडली द हायरार्कीज़ ऑफ रिस्पॉन्सेज। हायरार्की का मतलब होता है एक जैसे सीढ़ी होती है। ठीक है, रिस्पॉन्स की एक सीढ़ी। ठीक है, दे आर इनेटली एस्टेब्लिश्ड, सम रिस्पॉन्सेज प्रिसीड एंड सम फॉलो अदर्स, यानी वो कह रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्सेज पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ प्री डिटर्मिन्ड दैट एट फर्स्ट द चाइल्ड विल ट्राई टू अवॉइड एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, कि जब एक जो है वो अनप्लेजेंट स्टिमुलस यानी कोई नाखुशगवार चीज़ है तो सबसे पहले चाइल्ड उसको अवॉइड करेगा और उसके बाद वो रोएगा। ठीक है, जब आप उसे कोई स्केरी चीज़ दिखाते हो तो पहले वो उसे अवॉइड करेगा, उसके बाद वो रोएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले वो रोएगा फिर उसको अवॉइड करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है थर्डली द चाइल्ड पोजेसेस अ कम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी मोटिव्स। उसमें प्राइमरी मोटिव्स होते हैं कौन से? हंगर, थर्स्ट, इस तरह के जो कि हम सीखते नहीं हैं, हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बाकी इसको आप रहने दें। यहाँ पे इसने रोल ऑफ कल्चर बताया है। उसने कहा कि कल्चर बहुत ज़्यादा इंसान के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज द इंडिविजुअल इज़ अवेयर ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज। इंसान को पता है कि मेरे कल्चर में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सा रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है। व्हेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आर रीइंफोर्स्ड दे आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। जब हमारे कुछ रिस्पॉन्सेज को तकवीत मिलती है तो हम उसको रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स की फरमाबरदारी करने से आपको बहुत जो है वो सराहा जाता है, आपकी तारीफ़ की जाती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है और आप उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है अपने ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं और लोग आपको कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, इससे इसी तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, तो फिर आप उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हायर मेंटल प्रोसेस का उसने जिक्र किया है। इंडिविजुअल इनिशिएट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। इंसान के अंदर दो तरह के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इन वन टाइप द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड डायरेक्ट टू ओनली वन स्टिमुलस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना एक एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं। इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है और एक ना क्यू प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट रिस्पॉन्स का जिक्र किया गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखें, ये देखिए बच्चा है ना, इसने मदर के डर से पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, सिर्फ मदर को देखा है और डर आ गया उसके अंदर। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट रिस्पांस। अब क्यू प्रोड्यूसिंग रिस्पांस क्या है? ये बंदा इस रेस्टोरेंट को देखता है और इसे याद आता है इसने चिप्स लेनी है। अब चिप्स के साथ उसको ये भी याद आता है कि मैंने पेन भी लेना था, मैंने कॉपी भी लेनी थी। फिर वो ये भी सोचने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं भी सही कि नहीं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक क्यू था, उसने बहुत से रिस्पॉन्सेज इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिए, सिर्फ एक नहीं। ठीक है, बहुत से। यहाँ पर सिर्फ डर आया था और यहाँ पर उसे बहुत सी चीज़ें याद आना शुरू हो गई। क्यों? क्या था? ये रेस्टोरेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स कौन से आ गए? मल्टीपल जो आ गए, तो ये हायर मेंटल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जनरलाइजेशन। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई टुगेदर, यानी कि जब एक जैसे स्टिमुलाई हैं उनको आप ग्रुप कर दें। या बिहेवियर दैट अकर इन वन सिचुएशन विल बी सेम इन सिमिलर सिचुएशन। ये आपका बिहेवियर जो एक सिचुएशन में होता है वो दूसरी सिचुएशन उसी तरह की मिलती जुलती सिचुएशन में भी सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बियर को देख के डरते हैं तो कभी भी आपको दोबारा से बियर नज़र आएगा तो आप डरेंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। या फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा टीचर ने आपको डांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उस टीचर को देख के आप कहेंगे ये तो हमेशा डांटता ही है। ठीक है, या स्कूल में अगर एक दफ़ा सख्ती हो गई आप पर तो नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे ये स्कूल तो है ही स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें तो सख्ती ही होती है। बेशक वो सिर्फ एक ख़ास सिचुएशन थी और उसमें आप पे सख्ती की गई, लेकिन आप जो है ना हर सिचुएशन के ऊपर वो चीज़ जनरलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक पेशेंट देखा और कहा कि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इसको डिप्रेशन हो गया। अब जो बंदा भी सोचेगा आप उसको कहेंगे बहुत ज़्यादा सोचने से इंसान को डिप्रेशन होता है। इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, यानी मिलती जुलती चीज़ों को आप एक ही तरीके से लेबल कर दें। ठीक है, बियर देख लिया तो डर आ गया। हर तरह के बियर, हर तरह के हर तरह के जब भी आपका बियर से सामना होगा तो आप डरेंगे। ठीक है, अच्छा, सोशल कॉन्टेक्स्ट इसने कहा है कि इंसान का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी जिसमें वो रहता है वो बहुत ज़रूरी है।
They asserted that human behavior can be comprehended only in the background of the सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वेयर इट अकर्स, यानी कि जिस जगह पर वो रहता है, जिस जगह पर उसका रिस्पॉन्स होता है, उसके वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत से बिहेवियर हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, हम उनको लाइक करते हैं, बहुत से बिहेवियर दूसरी सोसाइटी में डिफरेंट होते हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हर सोसाइटी की डिमांड्स और हर सोसाइटी में बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, और उसमें जो है वो आपको पहले देखना पड़ता है कि सोसाइटी के लिहाज से बिहेवियर सही है या नहीं। ठीक है।